हाई स्कूल के इंग्लिश की एक छोटी सी पोएम में गोता लगाते हैं जिसका शीर्षक है फायर एंड आइस। छोटी सी खूबसूरत सी पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के द्वारा लिखी गई है और पहली पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के द्वारा लिखी गई थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा, डस्ट ऑफ स्नो। ये भी छोटी पोएम है, खूबसूरत पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के द्वारा लिखी गई है और इसका मैसेज जो है वो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश देना चाहता है कवि इस कविता के माध्यम से। बेटा इस कविता में हम लोग एंट्री करें, इसके पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी किताब भी अपने पास रखें, क्योंकि ये जो पाठ है ये स्क्रीन बोर्ड पर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आपको किताब के साथ बैठना होगा और मेरी बात को आपको सुनना होगा, क्योंकि किताब जो है वो एक अच्छा साधन है, बेस्ट फ्रेंड्स है ना किताबें। तो किताब अपने पास आप जरूर रखें, बिल्कुल आप मुझको वैसे पढ़ें जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हो। तो क्लासरूम में भी तो आप किताब को अपने पास रखते हो और आपके टीचर, आपके सर आपको पढ़ाते हैं, तो वो जो किताब का जो अक्षर होता है, जो वर्ड होते हैं, जो लेसन होता है ब्लैक बोर्ड पर तो चलता नहीं है। ठीक वैसे ही कल्पना करके आप इस पाठ को पढ़ें, किताब अपने पास रखें और मुझे सुने। ये छोटी सी पोएम फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के द्वारा लिखी गई है और ये कविता जो है ये विश्व युद्ध से आहत होकर के कवि ने लिखी है। 1920 में जो है ये कविता लिखी गई है। इसके 2 साल पहले वर्ल्ड वार हो चुका था। कवि बहुत परेशान हुआ वर्ल्ड वार से, बहुत गहरा शॉक लगा कवि को, इसीलिए ये कविता दुनिया के सामने आई। छोटी सी कविता, लेकिन देखें इसका मैसेज कितना बड़ा है। फायर एंड आइस, आग और बर्फ। यहाँ आग और बर्फ कुछ और नहीं है, आग को भी किसी चीज से तुलना की गई है और आइस को भी किसी चीज से तुलना की गई है। आओ हम लोग देखें कि ये फायर और आइस क्या है। कवि कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर। कवि कहता है सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, वर्ल्ड संसार विल हो जाएगा एंड अंत इन फायर, आग में। कवि कहता है कि इस दुनिया में कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत जो है वो आग में हो जाएगा, सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आइस से हो जाएगा, मतलब बर्फ से हो जाएगा। तो कुछ लोग दुनिया में ये मानते हैं कि जब भी प्रलय आएगी तो पूरी धरती पिघल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि सब पानी पानी हो जाएगा, मतलब बर्फ से सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कभी कहता है, कुछ लोग कहते हैं आग से संसार नष्ट हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से संसार नष्ट हो जाएगा। दोनों से संसार नष्ट हो सकता है। आप जानते हैं कि फसलों पर फसलों में अगर आग लग जाए तो कुछ नहीं बचेगा, और फसलों पर अगर बर्फ गिर जाए तो कुछ नहीं बचेगा। दोनों का जो रिजल्ट है वो इक्वल है। वैसे भी आप जान लें कि भूगोलवेत्ता और वैज्ञानिक पूरी दुनिया को क्या सचेत कर रहे हैं कि भैया पूरी धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये धरती पिघल जाए। तो ये बात तो वैज्ञानिक भी कहते हैं। और प्रलय, कभी कहता है कि जब भी प्रलय आएगा, कुछ लोग कहते हैं कि आग से आएगा, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से आएगा। आगे कभी क्या कहता है, फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, फ्रॉम व्हाट जहां तक आई हैव टेस्टेड मैंने अनुभव किया है, जहां तक मैंने अनुभव किया है, आप डिजायर इच्छा का जहां तक मैंने अनुभव किया है, आई होल्ड विद का आशय होता है बेटा एग्री का आशय होता है सहमत। तो आई होल्ड विद, मैं सहमत हूं, दोज उन लोगों से, हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं। फेवर मतलब पक्ष लेना, फायर आग। तो मैं ऐसे लोगों से सहमत हूं जो आग का पक्ष लेते हैं। मतलब ये कि दुनिया में ऐसे लोग जो कहते हैं आग से ये संसार डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कभी कहता है मैं उनके पक्ष में हूं। क्यों मैं उनके पक्ष में हूं? क्योंकि मैंने डिजायर को जाना है, मैंने इच्छा को जाना है। इच्छाएं मनुष्य की अनंत होती हैं और ये इच्छाएं हो सकता है महत्वाकांक्षाओं में बदल जाएं, और ये इतनी महत्वाकांक्षा में इच्छा बदल जाए कि एक देश का राजा दूसरे देश के राजा को दूसरे देश पर अधिकार करना चाहे और उसकी अधिकार की जो महत्वाकांक्षा हो वो विश्व युद्ध में बदल जाए। विश्व युद्ध हो जाएगा तो दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो लेखक कहता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों के पक्ष में खड़ा हूं जो फायर से इस संसार को नष्ट होने की बात कहते हैं, क्योंकि फायर इक्वल टू
डिजायर, डिजायर से संसार नष्ट हो सकता है। डिजायर रूपी फायर में ये दुनिया नष्ट हो सकती है। आगे देखें, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट लेकिन इफ अगर इट इसको हैड टू पेरिश समाप्त होना, पेरिश मतलब फिनिश, ट्वाइस दोबारा, लेकिन अगर इस दुनिया को दोबारा बर्बाद होने का मौका दिया जाए, मतलब दोबारा ये संसार बर्बाद हो, तो क्या होगा? आई थिंक मैं सोचता हूं, आई नो मैं जानता हूं, इनफ पर्याप्त मतलब मुझे पर्याप्त पता है, आप हेट घृणा के बारे में। तो मैं घृणा के जैसे आग जो है इस संसार को नष्ट कर सकती थी पूरी तरह से, वैसे जहां तक मैं जानता हूं, और कभी कहता है कि मैं इनफ जानता हूं, मैं पर्याप्त जानता हूं, आप हेट घृणा के बारे में। ये घृणा भी कम नहीं है, टू से ये कहना होगा दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन बर्बादी के लिए, डिस्ट्रक्शन बर्बादी, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्शन के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, ये आइस भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, ग्रेट बहुत बड़ी है। ग्रेट का आशय यहां बड़ा से है, ना कि महान से है। तो बर्फ भी इस संसार को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ी है, मैं ये जानता हूं और पर्याप्त जानता हूं। जहां तक मैं जानता हूं बिल्कुल ठीक ठाक है कि बर्फ रूपी ये जो घृणा रूपी बर्फ है, या बर्फ रूपी जो घृणा है, ये दुनिया को बर्बाद कर देने के लिए क्या है? ग्रेट, ये भी बहुत बड़ी है, मतलब इसकी बर्बादी आग से कम नहीं होगी। एंड वुड सफाइस, और ये पूरी तरह से सफाइस, सफाइस का आशय है बेटा सफिशियंट, सफिशियंट मतलब इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त, मतलब आग भी आग की ही तरह ये बर्फ भी सफिशियंट है, दुनिया को बर्बाद कर देने के लिए बर्फ आग से तनिक भी कम नहीं है। और बेटा हम लोग जानते हैं ना कि ये धरती, इस धरती के पास इतने संसाधन हैं, इतना उपजाऊपना है कि ये पूरी दुनिया के प्राणियों के आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती, क्योंकि इच्छाएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं। तो डिजायर रूपी जो फायर है वो दुनिया को नष्ट कर देगी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और दूसरा हेट रूपी आइस, ये हेट भी कम नहीं है। हेट हिंदी के कवि दिनकर ने लिखा है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या जो है वो घृणा की बहन है, ये सगे भाई बहन है। ईर्ष्या जलन हमारे मन में पैदा होती है, घृणा का रूप लेती है, और वो घृणा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बर्बाद कर देना चाहता है, एक देश दूसरे देश को बर्बाद कर देना चाहता है, और हो सकता है वो घृणा इतनी प्रबल हो जाए कि पूरा संसार उसमें समा जाए, मतलब पूरा संसार नष्ट हो सकता है। घृणा भी बहुत है और डिजायर भी, मतलब इच्छा भी संसार को नष्ट कर सकती है और हेट भी संसार को नष्ट कर सकता है। ये थीम है पूरी पोएम का, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं। और ये कविता बेटा एक यूनिवर्सल अपील है, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है, और कभी हम लोगों को सचेत करना चाहता है कि ये डिजायर रूपी आग और हेट रूपी जो आइस है, ये इतनी न बढ़ जाए कि एक आदमी दूसरे आदमी को जीने ना दे। तो एक संदेश देने वाली कविता है ना, ये बहुत प्यारी कविता है, खूबसूरत छोटी सी कविता, और ये सिंबॉलिक है। ये कविता एक प्रतीक में लिखी गई है। फायर और आइस ये कुछ नहीं है, फायर क्या है? डिजायर है, और आइस क्या है? आइस हेट है। तो सिंबॉलिक पोएम है। जरा आओ अपने लोग इसके कुछ पोएटिक डिवाइस भी देख लेते हैं। जैसे बेटा पहले पैरा की पहली लाइन देखें, सम से, तो सम का एस और से का एस दोनों आपस में मिल रहा है ना बेटा। जहां पर इंग्लिश लिटरेचर में ऐसी व्यवस्था होती है, वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस जाता है? एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, सम से। उसके बाद देखें वर्ड विल, वर्ड विल आ रहा है ना, एक वर्ड आ रहा है तो एक ही अक्षर आ रहा है ना, तो एलिट्रेशन। उसके बाद फिर दोबारा आ रहा है सम से, दूसरी लाइन में सम से, यहां भी एलिट्रेशन होगा। और एक बेटा बात ध्यान दें आप कि फायर के बाद दूसरी लाइन शुरू हो गई है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। और भी लाइनें इस तरह से इस कविता में दी गई हैं कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन शुरू हो गई है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कवि ने सांस देने का मौका ही नहीं दिया है। तो ऐसा जब कभी सांस लेने का मौका ही ना दे और दूसरी लाइन शुरू कर दे, कोई अल्प विराम नहीं, कोई पूर्ण विराम नहीं, कोई कामा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, तो बेटा ये जो पोएटिक डिवाइस होता है इसको हम बोलते हैं इनजयमेंट। इसको याद रखिएगा।
उसके बाद तो इसका मतलब फायर और सन से के बीच में क्या है, इंजॉयमेंट। और बेटा एक और देखें पोएटिक डिवाइस इन दोनों लाइनों में, सन से पहली भी लाइन शुरू हो रही है और सन से दूसरी भी लाइन शुरू हो रही है। ऐसी व्यवस्था जब इंग्लिश लिटरेचर में दी जाती है बेटा तो इसको हम बोलते हैं एनाफोरा, एक ही शब्द से दो लाइनें शुरू हो जाएं। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है बेटा, एनाफोरा। उसके बाद और आगे आए, सबसे अंतिम लाइन फेबर फायर, तो फेबर का एफ और फायर का एफ सेम जा रहा है ना, तो बेटा यहां कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, एलिट्रेशन। और इस पहले पैरा में आओ हम लोग देख ले कि कौन सा राइमिंग स्कीम है। तो राइमिंग स्कीम देखें, फायर और दूसरी लाइन आइस, दोनों नहीं मिल रहे हैं ना, तो फायर को आप दे दीजिए ए और आइस को दे दीजिए बी। तीसरी लाइन डिजायर फायर से मिल रही है, इसको भी आप ए दे दीजिए। और चौथी लाइन भी फायर जो है वो फायर से मिल रहा है, तो इसका मतलब पहली लाइन ए, दूसरी बी, तीसरी ए, चौथी ए। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी बेटा, ए बी ए ए, पहले पैराग्राफ की। अब आए दूसरे पैराग्राफ के पोएटिक डिवाइस को हम देखें। दूसरे पैराग्राफ में पहली ही लाइन में देखें इफ इट, तो आई से दो शब्द शुरू हो रहे हैं ना, तो बेटा यहां कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, एलिट्रेशन। अगर एक ही शब्द से एक ही अक्षर से दो शब्द शुरू हो एक लाइन में तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, हमें ऊपर अपने लोगों ने पढ़ा, एलिट्रेशन। उसके बाद देखें आई थिंक आई नो, दो बार आई आ रहा है ना, तो इंग्लिश लिटरेचर में अगर एक ही लाइन में एक ही शब्द दो बार आए तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है बेटा, रिपीटिशन। तो आई में क्या होगा, रिपीटिशन। और फिलहाल इसमें और कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है। और देखें आप जो है इसमें भी दूसरी लाइन के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तीसरी लाइन शुरू हो गई है, तीसरी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, चौथी लाइन शुरू हो गई है, चौथी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, पांचवी लाइन शुरू हो गई है। तो बेटा ये व्यवस्था क्या कहलाती है, कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा, इंजॉयमेंट, क्योंकि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में कभी सांस लेने का मौका नहीं दे रहा है और दूसरी लाइन शुरू कर दे रहा है, इंजॉयमेंट। और दूसरे पैरा में आओ हम लोग देखें कि कौन सा राइमिंग स्कीम जा रहा है। तो देखें दूसरे पैरा का अंतिम वर्ड क्या है, ट्वाइस, और दूसरी लाइन का अंतिम वर्ड क्या है, हेट। तो ट्वाइस को दीजिए ए, हेट को दीजिए बी, फिर आ रहा है आइस, ट्वाइस से मिल रहा है तो इसको भी ए दीजिए। ग्रेट, हेट से मिल रहा है, इसको बी दीजिए। और सफाइस, ट्वाइस से मिल रहा है, आइस से मिल रहा है, तो इसको ए दीजिए। तो बताइए अब ये क्या हो गया, इसकी राइमिंग स्कीम कैसी जाएगी, ए बी ए। तो ये राइमिंग स्कीम भी पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है या वैसे ही क्वेश्चन में पूछ लेता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये पूरी की पूरी पोएम बेटा किसमें लिखी गई है, सिंबॉलिक लिखी गई है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, फायर और आइस इसकी तुलना किससे की गई है, फायर की तुलना डिजायर से की गई है और आइस की तुलना हेट से की गई है। मतलब फायर डिजायर है, आइस हेट है। तो ऐसा जब सीधी तुलना कर दी जाए तो बेटा यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा मेटाफर। जहां सीधी तुलना की जाए, एज और लाइक जैसे शब्द बीच में ना लगाए जाएं। और ध्यान दें आप, ये फायर दुनिया को नष्ट करेगी या जो है आइस दुनिया को नष्ट करेगा, मतलब ये आइस और फायर ये तो करेगा मनुष्य ना नष्ट करने का काम। तो फायर और आइस इन दोनों को मनुष्य जैसा व्यवहार करता हुआ दिखाया गया है। और इंग्लिश लिटरेचर में बेटा जब मनुष्य जैसा किसी जो है जड़ चीज को व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है तो एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी है और पूरी की पूरी पोएम जो है वो यूनिवर्सल अपील है, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। तो मुझे लगता है बेटा इस पोएम को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है मेरे क्लास में इंग्लिश के कि आपको किताब अपने साथ रखनी है, किताब पर भी आपका ध्यान बना रहना चाहिए। और बेटा ये ऐसा जो क्लास में ले रहा हूं, हो सकता है कि इसके लिए आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर लिखें ताकि अगले वीडियो में उस सुझाव के प्रति सुधार करके अगला वीडियो बनाया जाए ताकि आपको पढ़ने में और आसानी हो। ये जिन विषयों में ब्लैक बोर्ड नहीं यूज किया जा रहा है उन विषय में कुछ ज्यादा दिक्कत है तो इसके लिए आपको किताब रखनी पड़ेगी। इसमें मैं क्या संशोधन कर सकता हूं ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें
ताकि आपको एक बेहतर क्लास दी जा सके। ठीक है बेटा, ओके।